जय हिंद साथियों। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको देखिए मैं पढ़ के बताऊंगा। आपको वीडियो को पॉज करके जो भी आपको अपना आंसर लगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर ये पूरा टेस्ट आपको पसंद आए तो आप लाइक करके इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। और देखिए मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पहले वाले पेपर हैं उनसे लिए हैं। और इसी पैटर्न के अंतर्गत अभी जो वापस सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा एज इट इज़ आपको इसी फॉर्मेट और इसी पैटर्न के अंतर्गत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से एक बार अपना मूल्यांकन इस टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में अजय चौधरी सर के नोट्स से इन एमसीक्यूज़ का कंपैरिजन भी करेंगे कि सर के नोट्स कितने अधिक लाभदायक हैं या फिर नहीं है। तो वो हम इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा कथन है हमारा, यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। थर्ड कथन है, यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। या फिर यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। देखिए आप के पास जो भी रफ कॉपी है उसके अंतर्गत भी आप जितने भी, देखिए मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं और 20 जैसे 1 2 3 4 आप 20 तक लिख दीजिए, पूरा 1 से 20 तक लिख दीजिए। जो प्रश्न आपके सही हो उसके आगे आप टिक कर दीजिएगा, जो गलत हो उसके आगे क्रॉस कर दीजिएगा। और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व नहीं है। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए ये कभी भी इस प्रकार प्रेरित नहीं करता है। तो यही हमारा सही आंसर है, ये यहाँ पर गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। वापस यहाँ पर नहीं का पूछा है। तो देखते हैं, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, ये कथन यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है यानी गलत है। बाकी तीनों इससे संबंधित हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो देखिए केंद्र से बाहर की ओर अगर जो विकास है उसकी दिशा है तो इस प्रकार का जो विकास होगा वो होगा प्रोक्सिमो डिस्टल। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। निकट से दूरवर्ती जो सिद्धांत है ये। और अगर सिर से पैर की ओर विकास की जो दिशा है अगर वो हो तो वो होगा मस्तकाधोमुखी यानी सिफेलोकैडल। और यहाँ से देखिए हर बार कई एग्जामों के अंदर प्रश्न आए हुए हैं और अजय चौधरी सर के नोट्स के अंतर्गत भी इसको डिटेल के अंतर्गत समझा रखा है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं वो आपको बताना है। वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए अगर आपको लगे कि आपको समय थोड़ा कम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच कर भी अपना आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको जिस फ्लो के अंतर्गत चल रहा है उसी फ्लो के अंतर्गत सारे ये क्वेश्चन आंसर और उसके आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका जो देखिए सही आंसर होगा वो होगा
यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन ABCD। देखिए जो चारों कारक दे रखे हैं, वंशानुक्रम ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि माता पिता अगर स्वस्थ हैं तो जो उसकी संतान होंगी वो भी शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और सही होगी। नॉर्मली जो सामान्यतः वो सही होती हैं। अगर बालक का जो पोषण है अगर वो अच्छा है तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से ही होगा। विद्यालय में जो खेल होते हैं वो भी देखिए खेल से हमेशा शारीरिक विकास अच्छा ही होता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ये भी शारीरिक विकास को प्रभावित करने के अंतर्गत काफ़ी अधिक अपना योगदान देती हैं। तो ये चारों यहाँ पर इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो आप वीडियो को पॉज करके इसका जो भी सही आंसर है वो बता सकते हैं। फर्स्ट है संवेदी भ्रामक अवस्था, सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और जो फोर्थ है वो है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए आपने ऊपर वाली तीन तो पढ़ रखी होगी, जो चौथी है अनौपचारिक वाली, अनौपचारिक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अनौपचारिक यहाँ पर ये गलत हैं, इनफॉर्मल नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी ऊपर के तीनों यहाँ पर सही हैं। आगे देखते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन से नियम को उपयोग में ले रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार है ये पूरा प्रश्न। तो देखते हैं, ऑप्शन है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या फिर उपयोग एवं अनुपयोग का नियम। तो देखिए आप सभी को ये जो नियम दे रखे हैं इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से अटेंड कर पाएंगे। और ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। इसी की भांति जब अब वापस आपका एग्ज़ाम होगा तो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, आई होप आपने अटेंड कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए फर्स्ट जो दे रखा है वो है अभ्यास का नियम। देखिए किसी भी चीज़ को बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं तो उसी से संबंधित है ये अभ्यास का नियम। लेकिन यहाँ पर बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करने से संबंधित कुछ दे नहीं रखा है। यहाँ पर तो अध्यापक पढ़ाने से पहले बालकों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभ्यास का नियम यहाँ पर होगा नहीं। प्रभाव का नियम क्या कहता है, ऐसी कोई क्रिया जिसको करने से अगर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसको बार बार दोहराते हैं। यानी हम पर अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है किसी भी क्रिया का तो उस क्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। अगर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हम उसको वापस उसका दोहरान नहीं करते हैं। तो ये है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, तो ये भी नहीं होगा। आगे यहाँ पर देखिए तत्परता का नियम, और यही हमारा सही आंसर है। क्यों? देखिए आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए जब तक स्वयं तत्पर नहीं होगा तब तक वो उस कार्य को नहीं कर सकता। तो पढ़ाने से पहले देखिए विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास जो करता है अध्यापक, वो इसीलिए करता है ताकि विद्यार्थी मानसिक रूप से तैयार हो जाएं और बाद में तैयार होने के बाद में वो जो अपना अध्ययन कार्य है वो अच्छे से कर पाएँ। यानी पहले वो बालकों को तत्पर करता है पढ़ाने के लिए, और जब बालक तत्पर हो जाते हैं स्टडी के प्रति तब वो पढ़ाना शुरू करता है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन तत्परता का नियम। पुनर्बलन संबंध की मजबूती यानी शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि जो दंड है वो संबंध की शक्ति या फिर मजबूती पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक की वापस वही नियम है। ऊपर वाले देखिए दो जरूर गौर नियम है, नीचे वाला प्रभाव का नियम है और उसके नीचे संशोधित प्रभाव का नियम। पहले दो ऑप्शन क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम और साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो थॉर्नडाइक से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए जस्ट मैंने आपको आगे बताया था प्रभाव के नियम के अंतर्गत अगर ऐसी कोई भी क्रिया जिसको करने से हमें क्या प्राप्त होता हो, या तो हमें पुनर्बलन प्राप्त होता हो या फिर संतोष प्राप्त होता हो, तो जो वो क्रिया है वो क्रिया ऑटोमेटिकली वापस करने का जो व्यक्ति का मन होता है। वहीं पर अगर हम देखें कि किसी भी क्रिया को करने से व्यक्ति को अगर असंतोष प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त नहीं होता है, तो वो उस क्रिया को छोड़ देता है या फिर
आप इसी को आप देखिए एग्जामिनर के द्वारा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है वो बोर्ड के द्वारा माना गया है संशोधित प्रभाव के नियम के नाम से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 4th नंबर यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन, यहाँ पर देखिए ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है। तो देखिए कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो शील गुण है इनको क्या कहा जाता है? केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण, सामान्य शील गुण या फिर आधारभूत शील गुण। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा? देखिए जो गौण शील गुण होते हैं वो तो काफ़ी अधिक होते हैं, कुछ का उनसे कोई मतलब नहीं है। सामान्य शील गुण ये सभी के अंतर्गत लगभग पाए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि ये कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। लेकिन जो केंद्रीय शील गुण होते हैं ये कुछ एक ही चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये आपने जो आलपोर्ट का सिद्धांत है उसके अंतर्गत जरूर पढ़ा होगा कि जो केंद्रीय शील गुण होते हैं वो वास्तविक रूप में काफ़ी कम संख्या के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, उनके अंतर्गत ये चारित्रिक शील गुण थे जो कि उनको काफ़ी अधिक अलग बताते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा केंद्रीय शील गुण। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो प्रक्षेपी विधियाँ नहीं हैं वो है सी और डी, समाजमिति, व्यक्ति अध्ययन विधि, ये प्रक्षेपी विधियाँ नहीं है। हमारा सही आंसर क्या होगा? सी और डी, 2 नंबर ऑप्शन। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या फिर विस्थापन। तो देखिए इसके संबंध में मैंने टेलीग्राम पर एक पीडीएफ डाल रखी है, जो अजय सर हैं, आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी सर, उनके जो प्रॉपर नोट्स हैं उनके नोट्स से बनाए हुए क्वेश्चन की कम्प्लीटली जो पीडीएफ है वो जीके ट्रिक एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी है। आपको देखिए चैनल पर जाना है, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च करना जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर भी देखिए उसके अंतर्गत भी एक वापस सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपको सर्च करना है समायोजन युक्तियाँ या फिर रक्षात्मक युक्तियाँ, तो आपको वो जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, दमन। दमन के अंतर्गत व्यक्ति जो है अपने जितने भी दुखद अनुभव होते हैं उनको अचेतन मन के अंतर्गत धकेल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न वापस रिपीट हो सकते हैं, आप अच्छे से जितने भी फैक्ट है वो रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आयाम दे रखे हैं और उनके सामने उनके तत्व दे रखे हैं। तो देखिए संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद दे रखा है, इनके सामने इनके तत्व दे रखे हैं, मूल्यांकन, संज्ञान और स्मृति। तो आप बताएं यहाँ पर सही कौन सा मिलान नहीं है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ए दे रखा है, ए वाला तो सही यहाँ पर दे रखा है, संक्रिया का है मूल्यांकन। लेकिन जो विषय वस्तु और उत्पाद आयाम हैं इनके देखिए ये तत्व नहीं है, संज्ञान और स्मृति। देखिए संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन, इसके अलावा अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ये जो 5 तत्व हैं ये हैं संक्रिया के। तो आप कंटिन्यूअसली इनको ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा विषय वस्तु और उत्पाद के भी जो तत्व हैं उनको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पहले भी आए थे इस पेपर, जो ये अभी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए तो उनके अंतर्गत भी आए हैं, अभी जो वापस सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत भी आएंगे और इनके बाद में भी जितनी भर्ती होगी उनके अंतर्गत भी आएंगे। लेकिन अच्छे से हमें ध्यान होना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, केवल, और केवल यहाँ पर गलत हैं बी और सी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सही मिलान नहीं है बी और सी का, ए यहाँ पर सही है। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की जो बुद्धि है वो कहलाती है। देखिए, जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है बुद्धि का, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आप सभी को पता है कि स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्रीय जो सिद्धांत है, ट्राइआर्किक सिद्धांत, वो दिया था। तो जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के, वो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई बार के एग्जामों के अंतर्गत प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं, विश्लेषणात्मक, सामाजिक, अंतर्व्यक्तिक या फिर व्यवहारिक। तो आप सभी को पता चल गया होगा, बुद्धि परीक्षणों में भले ही वो निम्न है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वो, और या फिर वास्तविक जीवन में वो काफ़ी अधिक सक्रिय हैं, समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है। तो उसके अंतर्गत जो बुद्धि होगी वो होगी व्यावहारिक बुद्धि। 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और ये किस सिद्धांत के अनुसार है? तो त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार। देखिए, स्टर्नबर्ग ने 1985 के अंतर्गत एक बुक लिखी थी, बियॉन्ड आईक्यू। इसके अंतर्गत जो ये त्रितंत्रीय या फिर ट्राइआर्किक सिद्धांत है वो दिया था। और स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। एक यहाँ पर ये दे रखी है, देखिए, विश्लेषणात्मक, जिसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो एनालिटिकल, ठीक है। इसका ये दूसरा नाम है घटकीय बुद्धि, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इनके द्वारा बताई गई थी व्यवहारिक बुद्धि, इसका दूसरा नाम है संदर्भात्मक बुद्धि। और इनके द्वारा एक और बुद्धि का प्रकार बताया गया था, सृजनात्मकता युक्त बुद्धि, ठीक है। सृजनात्मक बुद्धि, जिसे हम अनुभवजन्य बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। स्टर्नबर्ग से संबंधित एक प्रश्न और भी आता है कि स्टर्नबर्ग ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत कितने घटक बताए थे? तो देखिए, इनके द्वारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत 3 घटक बताए गए थे। 3 घटक कौन कौन से? देखिए, एक है मेटा घटक, दूसरा है निष्पादन घटक, और तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। मेटा, निष्पादन और ज्ञान संग्रहण घटक, इन तीनों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनका आप दोहरान कर लीजिएगा, अदरवाइज मैंने आपको बोल के बता दिया है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके ये लिखा हुआ नहीं है तो। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था, यहाँ पर देखिए जो सृजनात्मकता की अवस्था होती है उनके संबंध में ये प्रश्न है। मैं व्यक्ति, थीम यानी मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। तो ये कौन सी अवस्था है? तैयारी की अवस्था, या फिर ऊष्मायन उद्भवन की अवस्था, प्रदीपन की अवस्था, या फिर संशोधन अथवा सत्यापन की अवस्था। तो देखिए, सही आंसर है हमारा यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन, प्रदीपन की अवस्था है ये। तो ये देखिए, आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली आपको ये फैक्ट याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की जो स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। संबंधन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, आक्रमणशीलता का अभिप्रेरक, या फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो देखिए, आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं कि जो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है उसी की यहाँ पर एक परिभाषा दे रखी है। किसी भी चीज़ को अच्छे से अच्छे ढंग से करने और विशिष्टता दिखाने की जो इच्छा होती है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो किस घटक से होती है? आवश्यकता से संतुलन की स्थिति पुनः प्राप्त होती है, प्रणोदन से यानी ड्राइव से, या फिर मोटिव प्रेरक से, या फिर प्रोत्साहन इंसेंटिव से। तो देखिए, संतुलन की स्थिति चाहे वो दैहिक हो या फिर मनोवैज्ञानिक हो, इसकी पुनः प्राप्ति होती है प्रोत्साहन से, इंसेंटिव से। तो सही आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो इनरिचमेंट प्रोग्राम कौन सा नहीं है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, वो देखना है। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना, उन्नत कोर्स प्रदान करना, कॉमन कक्ष उपलब्ध कराना। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आई होप आपने इसको अटेंड कर लिया होगा। सही आंसर है 4th नंबर ऑप्शन, कॉमन कक्ष उपलब्ध करवाना। देखिए जो सामान्य बालक होते हैं उनके लिए ये कक्ष उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये संवर्धन कार्यक्रम नहीं है किनके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ये ऊपर के जो तीनों कार्यक्रम हैं ये इनसे संबंधित है, प्रतिभाशाली बालकों से, यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पर देखिए एटीट्यूड से संबंधित है, तो अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर देखना है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है। देखिए कई एग्जामों के अंतर्गत मैंने ये पंक्ति देखी है, एक ये वाली और एक पंक्ति और भी आती है, अभिवृत्ति अर्जित होती है। तो जिनको भी थोड़ा बहुत भी इसके अंतर्गत कन्फ्यूज़न है वो आज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला हमारा ये कथन है अभिवृत्ति जन्मजात होती है। सेकंड कथन है अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है। तो एटीट्यूड या फिर अभिवृत्ति के संबंध में यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है वो बताना है। देखिए जो पहला कथन है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड जन्मजात होती है, तो यहाँ पर देखिए गलत है। किसी भी व्यक्ति के अंदर का जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड ये जन्मजात नहीं होता है, हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो हमारा गलत हो गया है। तो देखिए अगर डायरेक्ट हम ऑप्शन पर आ जाए तो ए गलत है, तो ए हमारे सही आंसर के अंतर्गत होना चाहिए। तो ए इसके अंतर्गत नहीं है, इसके अंतर्गत भी नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पर कट गए। आगे यहाँ पर देखिए बी देखते हैं। अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। देखिए एटीट्यूड व्यक्ति के व्यवहार को जरूर दर्शाता है, यहाँ पर दे रखा है कि व्यवहार को नहीं दर्शाता है, इस कारण ये भी गलत है। तो बी भी हमारे सही आंसर के अंतर्गत आएगा, यानी ए बी ये दोनों तो यहाँ पर कथन गलत हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है कि अभिवृत्ति के संबंध में सही नहीं है, वो हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। तो ए और बी तो गलत हैं। सी देखते हैं। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। तो ये कथन यहाँ पर देखिए अभिवृत्ति के संबंध में सही है। जो भी व्यक्ति का एटीट्यूड होता है वो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। और जो डी नंबर है एटीट्यूड सदैव सकारात्मक होती है, यानी अभिवृत्ति हमेशा सकारात्मक होती है ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों का जो एटीट्यूड है अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। तो इस कारण ये कथन यहाँ पर गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन ए बी और डी अभिवृत्ति के संबंध में यहाँ पर ये गलत कथन है। तो ये हमारा सही आंसर है। और इस प्रकार के देखिए अजय चौधरी सर के जो नोट्स है उसके अंतर्गत अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पर भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, तो किसकी शाखा है? प्रायोगिक मनोविज्ञान की, समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक जो मनोविज्ञान है इसकी, या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान की। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये एक शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। एक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम या फिर स्कीमा में संशोधन कर लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अनुकूलन, स्वांगीकरण, साम्यावस्था, असाम्यावस्था। इंग्लिश में आप ध्यान रख सकते हैं एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एक्विलिब्रियम और डिसएक्विलिब्रियम। तो देखिए अगर आपसे वापस इसी फॉर्मेट के अंतर्गत कोई अलग सेंटेंस दे दिया जाए, उस सेंटेंस के अंतर्गत अगर आपको ये
किसी भी व्यवहार की अगर आपसे बात की जा रही हो और उसके अंतर्गत संशोधन से संबंधित वर्ड आ रहा हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो होगा एकोमोडेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी व्यवहार के अंतर्गत मॉडिफाई किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, मॉडिफिकेशन का एम। और देखिए एकोमोडेशन के अंतर्गत भी यहाँ पर बीच में 2 एम आ रहे हैं, तो 2 एम और 1 एम, टोटल 3 एम आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एसिमिलेशन के अंतर्गत भी 1 एम आता है। ये मैं केवल आपको याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। जितना भी आपका स्कोर रहे इस क्वेश्चन के बाद में, अटेंड करने के बाद में, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और ये क्लास किस प्रकार लगी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ या फिर अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है, धनात्मक, नियामक, विकासशील या फिर सामाजिक। तो ये किस प्रकार की प्रकृति है वो आप बताएं। देखिए, अगर आपने धनात्मक विज्ञान क्या है, नियामक विज्ञान क्या है, विकासशील विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो भी चल सकता है, क्योंकि देखिए ये तो आपने ज़रूर पढ़ा है कि बालक के जितने भी जो विकासात्मक सिद्धांत है वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछ रहा है, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं वो अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ या फिर अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यानी अगर कोई भी चीज़ जो बालक से संबंधित हो और बालक के विकास की बात करते हो, तो फिर वो क्या होगा, वो किस प्रकार की प्रकृति होगी, विकासशील विज्ञान की प्रकृति। तो ये इसका सही आंसर माना गया है, 3rd नंबर ऑप्शन, विकासशील विज्ञान। तो देखिए, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो किसी ने पहले नहीं पढ़ रखे होते हैं, केवल कीवर्ड जो होते हैं वो आपको खोजने होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए, बालक की प्रकृति और जो बालक से संबंधित बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये कुछ कीवर्ड हैं जो विकासशील या फिर विकासात्मक, डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो ये जो इस प्रकार के कीवर्ड होते हैं उन्हीं से हम अपना जो आंसर है वो लगा पाते हैं। तो ये था हमारा पूरा आज का टेस्ट। आपका जो भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैंने देखिए ओल्ड पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए हाल ही के अंतर्गत सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके ये प्रश्न पूछे गए थे, वापस जिन्होंने ये पेपर दिया है उनके रिवाइज हुए हैं। आप किस प्रकार अपनी स्टडी कर रहे हैं उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख पाएंगे। और एक चीज़ मेरी यहाँ पर मानना है कि देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो एज इट इज़ साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक सिद्धांत दे दिया, उसके देने वाले कौन है, प्रतिपादक कौन है, इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। देखिए, सोचने समझने पर ये आधारित प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सही अटेंड करने के लिए एक जो चीज़ पहले मैंने आपसे कही थी उसको आप वापस ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके एग्ज़ाम काफ़ी अधिक नज़दीक हैं और वीडियो के एंड में जो भी स्टूडेंट आए हैं उनसे ज़रूर मैं कहूँगा कि कम से कम 2 दिन, और अगर आपको लगे तो कम से कम 1 दिन आप प्रॉपर रेस्ट लेकर अपना पेपर अटेंड करके आएगा। क्योंकि आपने तैयारी कितनी भी शानदार कर रखी हो, अगर आपका माइंड रिलैक्स मोड के अंतर्गत नहीं है, आप अपना सही परफॉर्मेंस देकर नहीं आ सकते। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, माइंड आपका कम्प्लीटली रिलैक्स है, तो निश्चित ही आपका पेपर भी काफ़ी शानदार जाएगा। तो कम से कम यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 1 दिन का तो कम्प्लीटली रेस्ट, यानी बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और अपने माता पिता के पास रहिए और आराम से उनसे बातें करिए। आप कम्प्लीटली रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, और लेकिन आपको कुछ भी बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी आपको सोचना है कि मेरा पेपर काफ़ी शानदार जाएगा। ये चीज़ें देखिए ऑप्शनल है, आप मानना चाहे तो मान सकते हैं। अदरवाइज़ कल आपका एग्ज़ाम हो, रात के 12-1 बजे तक भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर बर्डन फील नहीं हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मेरा मान सकते हैं तो मान लीजिएगा और एक बार ये भी ट्राई करके आप देख सकते हैं। और देखिए, जो भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, एक चीज़ वापस आपसे यही कहूँगा कि अब तक आपने जो पढ़ा है केवल वो ही पढ़े
और जो भी स्टूडेंट अब केवल जो ऐसे नई नई बुकें लेके आ रहे हैं टेस्ट वाली, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नई नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे टेस्ट दे रहे हैं, तो वो गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। टेस्ट देने से काफ़ी अधिक अच्छा है, जो ओल्ड पेपर के अंतर्गत आए हुए प्रश्न हैं उनको देख लीजिए, निश्चित ही आपको इनसे ही फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ जो अलग अलग आप यहाँ पर आप बुक लेके आते हैं उनसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अधिक जो प्रेशर है वो आपके अंतर्गत आ सकता है, बढ़ सकता है। तो ऐसी गलती ना करें, जो आपने पढ़ा है वही पढ़े और ओल्ड पेपर को आप ज़रूर देखें। मैंने देखिए चाहे कितने भी बड़े बड़े टीचर हो, जैसे कि धीर सिंह था भाई हैं, अजय चौधरी सर है, उन्होंने हमेशा कहा है कि आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो ओल्ड पेपर को अधिक महत्व देते हैं। और मैं भी ये कहता हूँ कि आप केवल ऐसे टीचर या फिर ऐसी बुक्स को ही प्रेफर करें जो ओल्ड पेपर को महत्व देती हैं। मैंने जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है कम्प्लीटली एजुकेशन मैनेजमेंट की, वो ओल्ड पेपर बेस्ड रखी हैं। इसके अलावा भी पहले भी मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, हमारी जितनी भी क्लासेस रही है, उनको मैंने ओल्ड पेपर बेस्ड ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज की ये पूरी क्लास भी मैं चाहता तो अलग से कुछ अपनी तरफ से बनाकर आपको ये प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ये ओल्ड पेपर पर आधारित रखी है, ताकि जितने भी आपने ये 20 क्वेश्चन देखे हैं कम्प्लीटली 100% यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से हमें एग्ज़ाम की जो प्रकृति है उसका पता चलता है, और इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आई होप ये पूरी क्लास आपको पसंद आई होगी। अब देखिए हम थोड़ा सा अजय चौधरी सर के जो नोट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये अजय चौधरी सर के नोट्स हैं, जो उनकी वीडियो क्लासेस थी ऑनलाइन वाली, पेड कोर्सेज वाली। तो उसके अंतर्गत देखिए जो अभी आज हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उनके अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। देखिए जैसे कि एक ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम के अंतर्गत आया था, और देखिए ये जो नोट्स है मैंने 2020 के अंतर्गत लिखे थे, और उसके बाद में कुछ ऐसे बिंदु भी थे जो सर के द्वारा नहीं बताए गए और मुझे इम्पोर्टेंट लगे, वो भी मैंने इसके अंतर्गत ऐड किए हैं। तो ये पूरे मेरे नोट्स हैं। और ये प्रश्न देखिए पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत, जो कि 2022 के अंतर्गत जो पेपर हुए थे उसके अंतर्गत। तो जो मध्य से यानी केंद्र से बाहर की ओर जो होता है वो होता है निकट दूरक्रम फ्रेक्सिमो जो डिक्टल सीक्वेंस है। ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक जीन पियाजे वाला था, तो वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये स्कीमा की परिभाषा, और यहाँ पर आप देखिए आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, और ये रहा देखिए समंजन, एकोमोडेशन। और इसके अंतर्गत देखिए ये यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है परिमार्जित करना या फिर संशोधन करना। तो ये कीवर्ड है, ये आपको जरूर ध्यान में रखने होते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए और बुद्धि से संबंधित एक क्वेश्चन था। उससे पहले देखिए थॉर्नडाइक वाला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ये पूरे देखिए डिटेल के अंतर्गत पूरे नोट्स है, इतने प्रॉपर नोट्स हैं। मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंतर्गत 95% प्लस जो क्वेश्चन है वो हम मेरे इस नोट से मिल जाते हैं, ये मैंने देखा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये देखिए अधिगम आ गया है। अधिगम के अंतर्गत सीखने की विधियां, ये क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, इसके बाद में ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम, ये इसकी थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर देखिए ये जो 3 प्रमुख नियम है, गौण नियम, 3 प्रमुख नियम की पूरी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। और ये प्रभाव का नियम, इसके अलावा जो गौण नियम है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखी है। लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सभी अजय सर के इन नोट से मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए जो बुद्धि वाला प्रश्न था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से भी देखिए कई बार प्रश्न आते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर सर के द्वारा बताया गया था ये पूरा। और ये तो नोट्स हर जगह मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ठीक है, अधिगम का जो स्थानांतरण है, ये लाइन एज इट इज हर बार कई एग्जामों के अंतर्गत आ चुकी है, और ये सर के द्वारा बताई गई थी उस टाइम 2020 के अंतर्गत। ये मेरा नोट्स है, उसके बाद में शायद ये सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा आगे और देखते हैं, अभिप्रेरणा से संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये जो भी हमने देखा था
गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत जो संक्रिया है, संक्रिया के ये 5 तत्व, विषय वस्तु के ये यहाँ पर तत्व दे रखे हैं, और आगे यहाँ पर उत्पादन के तत्व दे रखे हैं। आगे देखिए एक और था जो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत था, वो भी यहाँ पर देख लेते। देखिए सर के द्वारा जितने भी सिद्धांत है उनकी इंग्लिश भी बताई गई है, ट्रायआर्किक थ्योरी। तो इसके अंतर्गत जो 3 प्रमुख बुद्धि जो स्टर्नबर्ग है जिन्होंने बियॉन्ड आईक्यू के अंतर्गत बताई है, वो है विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। 3 घटक भी बताए हैं। ये सर के द्वारा नहीं बताया गया था 3 घटक, लेकिन एग्जामों के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने इसको ऐड कर दिया था। तो 3 घटक कौन कौन से? मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। और देखिए जो ये सिद्धांत है इसको सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहा जाता है। जो स्टर्नबर्ग का ये सिद्धांत है, त्रितंत्र सिद्धांत। और यहां से भी देखिए कई बार प्रश्न आए हुए हैं बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो ये पूरे नोट्स है मेरे पास। इसके अलावा देखिए और कहां से प्रश्न अधिक आते हैं। सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी हर एग्जाम के अंतर्गत यहां से प्रश्न आते हैं, जिसका वीडियो मैंने आपको YouTube पर उपलब्ध करवाया था समायोजन से संबंधित। समायोजन की जो ये विद्या है, प्रत्यक्ष विद्या यहाँ पर दे रखी है, और जो अप्रत्यक्ष विद्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इनके MCQs मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे, जो कि आप टेलीग्राम पर इसकी PDF को देख सकते हैं। तो ये पूरे प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप सेकंड ग्रेड के लिए साइकोलॉजी करवा दीजिए, लेकिन देखिए आप खुद देख सकते हैं कितने सारे नोट्स है, और एग्जाम के दिन काफी नजदीक हैं। अगर देखिए एग्जाम काफी लेट होता तो मैं मानता कि आपको, अगर मैं ये आपके लिए, तो ये मेरा जो मैटर वो नहीं होगा। हालांकि मैं इसलिए ये आपको उपलब्ध नहीं करवा रहा हूँ कि एग्जाम से पहले कोई नई चीजें पढ़नी भी नहीं चाहिए। तो आपके पास अभी जो भी नोट्स है उन्हीं को पढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।